तो लेट्स स्टार्ट क्लास। इसका जो सिलेबस है उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन को दे दे रहा हूँ, या डिटेल में जाऊंगा। डिटेल में चलिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो हमारा डेमो पड़ा है उस डेमो को जाकर आप से देख लीजिए। उसमें सिलेबस है, पेपर स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना, मार्क्स एनालिसिस और उस सब के बारे में आपको बताया गया है, तो वो आप वहां से देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सिलेबस का। जो आपका CSIR नेट का सिलेबस है, इसमें जो आपके फिजिक्स से 9 पेपर हैं और 10वां पेपर आप जनरल एप्टीट्यूड मान सकते हैं। ठीक है, और 9 पेपर्स कौन कौन है आपका? मैथमेटिकल फिजिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक एंड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स और एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स है ना। तो ये 9 पेपर हैं और आपका 10वां पेपर है जनरल एप्टीट्यूड। ओके, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगा क्वांटम मैकेनिक्स से। यहाँ पर मेनली मैं 3 पेपर आपको पढ़ाऊंगा, क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, अदर पेपर्स के लिए फैकल्टी है, जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स जो है अभय त्रिपाठी सर पढ़ाएंगे, वो इसरो से हैं, ठीक है ना, और वो पूरा पेपर वही हैंडल करेंगे। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स के लिए ड्यूक से एक मैम है, सोना मैम, वो पढ़ाएंगे। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर भी वही पढ़ाएंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए एक सर हैं, ठीक है ना, IIT रोपर से हैं वो साहब सर, वो आपको हैंडल करेंगे। जनरल एप्टीट्यूड के लिए एक रन सर हैं, JNU से हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। तो जनरल एप्टीट्यूड की क्लासेस भी इसी वीक स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे ज्यादा डिटेल में यहाँ जाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के अपडेट कर दिया है, वो सब आप वहां से देख लेंगे। ठीक है ना, तो मैं स्टार्टिंग यहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स की आपको यहाँ से करता हूँ। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए क्वांटम मैकेनिक्स। नीट एग्जाम में जो इसका वेटेज है वो पता ही है, 34 मार्क्स की क्वांटम पूछी जाती है। ठीक है, और 34 मार्क्स का एनालिसिस हम कर देते हैं। जो सेक्शन बी है आपका, इस सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरी 3.5 मार्क्स। ओके, तो ये टोटल कितना हो गया? 14 मार्क्स हो गए यहाँ से। एंड सेक्शन सी, इन सेक्शन सी 4 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, तो टोटल 20, काउंट इट, 34 मार्क्स क्वांटम मैकेनिक्स आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो इसका सिलेबस बताने की जरूरत है। सिलेबस भी इसका मैं ब्रीफ में ही बताऊंगा आपको, ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जाऊंगा क्योंकि डिटेल में मैं कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना, तो उन चीजों पे हम टाइम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, देखिए मैं इसका सिलेबस भी आपको बता देता हूँ ब्रीफ में। आपका स्टार्टिंग जो क्वांटम मैकेनिक्स की करें, तो जो बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स में आपका, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स इनफैक्ट है क्या, वो तो एक सिंपल सी चीज है, वैसे ही पता होना चाहिए। मेन है आपका वेव फंक्शन, ठीक है ना, कि वेव फंक्शन क्या है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या है ना, ये सब बेसिक है, बेस है क्वांटम मैकेनिक्स का। और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। इसके बाद आएगा आपका मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स में क्या होगा, जो मैथमेटिक्स इसमें यूज होती है उसमें मेनली है ऑपरेटर्स, है ना, ऑपरेटर्स को आप यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, उनकी हमें स्टडी करनी है। और भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको हम जो है करेंगे। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट होता है क्वांटम मैकेनिक्स, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, बैकबोन है क्वांटम मैकेनिक्स की। एंड देन टोटल वेरिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड इट्स एप्लीकेशंस में डिफरेंट क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, जैसे इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल है, ठीक है, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है, हाइड्रोजन एटम है, रिजिड रोटेटर है। तो ये डिफरेंट क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, इनकी हम लोग स्टडी करेंगे और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को उसमें अप्लाई करेंगे और उसको अप्लाई करके हम उसकी एनर्जी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, वेव फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे, है ना। एंड देन इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम एंड देन स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड आइडेंटिकल पार्टिकल्स। तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपकी हाफ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में सेकंड हाफ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होगा, जिसमें क्या होगी, परटर्बेशन थ्योरी, अप्रोक्सीमेशन मेथड्स नाम से आप इसे समझिए। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड्स में सबसे पहले परटर्बेशन थ्योरी आपकी जो है 2 तरह की है, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी और टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। तो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पढ़ेंगे टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। टाइम
इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी दो तरह की है, कौन कौन सी? नॉन रीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी एंड रीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी, राइट। इसके बाद में हम आगे मूव करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे वेरिएशनल प्रिंसिपल, ठीक है, एंड देन WKB मेथड, देन स्कैटरिंग, एंड लास्ट में रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है एक ब्रीफ आइडिया दिया है क्वांटम मैकेनिक्स के सिलेबस के बारे में, डिटेल आइडिया मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस पर मैं ज्यादा टाइम यहाँ पर खर्च नहीं करूंगा, राइट। तो सीधे सीधे हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में जो पहला चैप्टर है बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स, वहां स्टार्ट करेंगे और ठीक है, वहां से स्टार्टिंग करते हैं, राइट। एंड एक चीज और ध्यान रखना, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट है तो पूछ लेना, जरूर पूछ लेना, ठीक है। एंड सब स्टूडेंट फ्रॉम for that point of view the lecture will be bilingual, English and Hindi both, okay। but क्योंकि यहाँ पर बहुत स्टूडेंट जो हैं हिंदी मीडियम के होते हैं, हिंदी में कंफर्टेबल है, तो हम लोग भी थोड़ी हैबिट पड़ चुकी है थोड़ा हिंदी में करने की, तो अगर किसी को समझना है तो बोल ले, पूछ लेना, ठीक है ना। चलिए, तो इन बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स first of all we should understand the difference between the classical mechanics and quantum mechanics. So the simple classical mechanics is the visible world, quantum mechanics is the invisible world. In classical mechanics, the size of the particle and mass is very large. In quantum mechanics, the size and mass of the particle is very light, right? For example, the atomic dimensions. In atomic dimensions, suppose this is the nucleus, okay, and the electrons are moving in this orbit, okay. So this is the case of the hydrogen atom, and hydrogen atom is the quantum mechanical system. Example of the quantum mechanical system: the electrons are revolving around the nucleus. So this is the quantum mechanical system, right? And this dimension, atomic dimension, is the treatment. The treatment of the atomic dimensions comes under the quantum mechanics, right? And here the mass and the size of the particle is very small, simple, right? And another important difference is, सपोज कीजिए आपसे इंटरव्यू में अगर इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो जो भी मैंने बात आपको बताई कि क्लासिकल मैकेनिक्स विजुअल है, क्वांटम इनविजुअल है, और इसका साइज बहुत छोटा होता है, वहां साइज बहुत बड़ा होता है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, कोई भी बता सकता है। और पता नहीं इतने लेक्चर यूट्यूब पे डाल देना, मेरे लेक्चर देख देख के ही लोग यही बोल देंगे, तो डिफरेंट क्या मिलेगा आपको? तो आज मैं आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताता हूँ इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। सपोज कीजिए आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इंटरव्यू पैनल में अगर यही डिफरेंस पूछा जाता है तो सभी लोग यही बता देंगे, राइट। तो आप में क्या डिफरेंस रह जाएगा? तो आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसे एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो कोई ऐसा एग्जांपल देके आप बता सकते हो कि क्लासिकल मैकेनिक्स का एक सिस्टम दीजिए और उसको क्वांटम में कन्वर्ट करते हुए दिखाइए, या क्वांटम से क्लासिकल में जाते हुए, कैसे करेंगे? कोई एग्जांपल है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए क्वांटम मैकेनिक्स है आपकी, ठीक है ना, और सबको पता, इधर हम लेते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। अब देखिए सब लोगों को पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में चाहे किसी को क्वांटम आती हो और चाहे ना आती हो, चाहे वो बीएससी का स्टूडेंट हो चाहे एमएससी का, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल का नाम सबने सुना है, सुना ना? बोलो। तो इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल में जो पार्टिकल की एनर्जी होती है वो किस तरह से दी जाती है बताइए? En स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर, ये होती है, बताइए, है ना। इसका मतलब मीनिंग क्या हुआ कि ये आपका सिस्टम है, इस तरह से समझ लीजिए, ठीक होता है। 0 से l उसकी क्या है? विड्थ है। बाउंड्री में पोटेंशियल क्या है? इनफाइनाइट है ना। और इसके अंदर पोटेंशियल 0 मान लिया जाता है, इसके अंदर पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है इधर से इधर, इधर से इधर, यही हो रहा है ना। तो इस केस के लिए nth स्टेट की जो एनर्जी है किस तरह से डिफाइन की गई है?
n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, यही होती है ना, पता है सब लोग क्लियर। देखिए अब मान लीजिए दो एनर्जी लेवल का अगर आप डिफरेंस देखें, है ना, तो कितना बनेगा जाके, अगर ये आपका En है और n प्लस 1 में बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 का स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, है ना। तो दो एनर्जी लेवल का अगर हम डिफरेंस देखें तो ये कितना बना, देखिए डेल्टा ई, ये क्या हो जाएगा En प्लस 1 माइनस En, इस तरह लिख सकते हैं। तो ये क्या बना जाके, ये कैलकुलेट करके बताइए, बताइए h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर कॉमन ले लोगे आप, है ना, और यहां से क्या बचेगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 1 प्लस 2n एंड माइनस क्या बच जाएगा n स्क्वायर, यही बचेगा। तो ये कैंसिल आउट, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये बन गया 2n प्लस 1 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर डेल्टा ई, ये एनर्जी लेवल का डिफरेंस आ गया, है ना। थोड़ा डिफरेंट वे में क्वांटम पढ़ते हैं, ये घिसे पिटे तरीके से तो बहुत पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, है ना। अब ये डेरिवेशन वगैरह जो हैं, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एप्लीकेशन वगैरह आपको कराऊंगा, तब कराऊंगा ऐसे बहुत मजेदार तरीके से, मजा आएगा आपको पढ़े। बट वो फार्मूला तो यही है, मैंने बोला ना, किसी को क्वांटम आती हो या ना आती हो, ये फार्मूला सबको आता है, एवरीबडी इज फैमिलियर विद दिस फार्मूला, राइट। तो यूज कर ले रहे हैं थोड़ी देर की, क्या दिक्कत है। अब देखो मजेदार चीज, यहां से क्या कंक्लूजन निकला, दिस इंप्लाइज डेल्टा ई जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एल स्क्वायर है, राइट, क्लियर और नॉट, बिकॉज अदर आर द कांस्टेंट, सिंपल, पाई h स्क्वायर n 2m everything is a constant, l is a variable here, right, and no delta E is the energy difference between the two levels, and you know well in quantum mechanics the energy levels are the discrete, in quantum mechanics you see the discrete energy level, in classical mechanics the energy levels are the continuous, you know well. Follow? You can take the example of the infinite square wave potential, harmonic oscillator and the hydrogen atom, you know. For the infinite square wave potential, let me discuss infinite square wave. This is the case of the infinite square wave. So here En proportional to n square, right. For harmonic oscillator, En to n, and for hydrogen atom En proportional to 1 upon n square, क्लियर। तो आपने क्या देखा, जो आपका इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल होता है, इसमें एनर्जी लेवल होते हैं, अगर आप इनको ड्रॉ करें, पहला ये, उसके बाद में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, भाई प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, तो एनर्जी डिफरेंस ये क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, नहीं जाएगा, बोलो किसके लिए, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल के लिए, इस वाले के लिए, ठीक है। अब यही अगर आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस होगा तो एनर्जी लेवल का डिफरेंस क्या होता है, इक्वल स्प्रिंग होती है, प्रोपोर्शनल टू एन है। अगर यही डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम अगर मैं बनाऊं किसके लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, यानी कि अगर मैं ये हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अगर अप्लाई करूं तो आपको क्या मिलेगा, ये एनर्जी लेवल डायग्राम्स आपको इक्वल स्प्रिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, अरे बताओ, कुछ बोलोगे भी, थोड़ा बहुत तो बोलते रहो, मेरे दिल को तसल्ली मिले। ये डेल्टा ई है, यहां पर भी डेल्टा ई होगा, बिल्कुल बराबर होगा, होता है ना इक्वल स्पेसिंग।
अब तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर ने पहली क्लास स्टार्ट की और बताने लगे डायरेक्ट ये सब। एक्चुअली आप लोग, मैं आज पता है क्या सोच के पढ़ा रहा हूँ, आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हो तो बच्चों वाली चीजें थोड़ा हट के बताना चाह रहा हूँ, और बच्चों वाली चीजें भी बता दूंगा मैं, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। कि मैंने बोला ना, जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा विद डिटेल में। लेकिन थोड़ा नेट लेवल का जो है एक्सपीरियंस लीजिए, उस लेवल का मजा लीजिए। आप लोग प्रोफेसर बनेंगे थोड़े दिन बाद, है ना, तो थोड़ा मैं उस लेवल से थोड़ा पढ़ाना चाह रहा हूँ एक्चुअली, किसी एक बात को समझाने के लिए, ठीक है ना। तो इन सबसे आप फैमिलियर तो है ही ना, पहले मैंने बता दिया ना, ये प्रोपोर्शनलिटी यही होती है ना, जब प्रोपोर्शनलिटी यही होती है तो समझने में दिक्कत क्या है, राइट। अब आ जाइए हाइड्रोजन एटम पे। एक्चुअली ये कॉम्पिटेटिव स्टडी हो रही है और ये ना हमेशा आपको याद रहेगा, ऐसी चीजें ही हमेशा याद रहती हैं, ठीक है। अब इसी को अप्लाई कर दीजिए किसको, फॉर द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में आपने देखा होगा जो स्पेसिंग है वो क्या होती है, इसका उल्टा हो जाएगा। इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल केस में क्या होता है, ये स्पेसिंग बढ़ती जाती है, यहाँ पर घटती जाएगी। पहले ये मिलेगा तो फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, इस तरह से डिक्रीज होते होते और लास्ट में जाके कॉन्टिन्यूम एन इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए क्या मिल जाता है, जीरो। जीरो हो जाएगी, सीधी सीधी बात है। एन की वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट पुट कर देख लो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट जीरो, यानी कि डेटा ही जीरो बन जाएगा जाके, सिंपल सी बात है स्पेसिंग। तो इसका मतलब क्या है, आपने देखा और फिर वो लेवल कहां बन जाएगा, एन एन इक्वल टू इनफाइनाइट ले जा रहा है, उसका मतलब जानते हो कि क्वांटम मैकेनिक्स से, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, एटॉमिक डायमेंशंस में वैलिड है, यानी कि डायमेंशंस जो है पार्टिकल की जो डायमेंशंस, सॉरी सिस्टम की जो डायमेंशंस है बहुत छोटी है। अगर आप उन डायमेंशंस को बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे तो इसका मतलब क्या है, आप क्वांटम मैकेनिक्स से क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ जा नहीं जा रहे। तो जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आपको मिल रहे वो क्या होंगे, वो कंटिन्यूस आएंगे। जब जब एनर्जी लेवल कंटिन्यूस हो जाएंगे तो डेल्टा ई जीरो होगा जाके, भाई अभी है तो डेल्टा ई मिल रहा है, यानी कि स्पेसिंग मिल रही है। जब कंटिन्यूस हो जाएंगे तो स्पेसिंग मिलेगी ही नहीं, हो सब मर्ज हो जाएंगे, लेवल फ्लो हो गए कंटिन्यूस। तो आप क्वांटम मैकेनिक्स का एक सिस्टम ले चलिए, कहिए देखिए क्वांटम मैकेनिक्स का ये वेल डिफाइंड फार्मूला है और ये क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल है और इसकी विथ एल, राइट नाउ दिस द केस ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। अगर आप एल को बढ़ाना शुरू कर दो बढ़ाना शुरू कर दो, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो इस सिस्टम एक लिमिट के बाद क्या होगा, डायमेंशंस बड़ी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी तो ये विजिबल हो जाएगा, है ना। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स तरफ करेगा नहीं करेगा, बोलो। हाँ बिल्कुल करेगा सर, जब विड्थ बढ़ाते जाएंगे तो फाइनली मर जाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड, यही मैं कहलवाना चाह रहा था आप लोगों से, और यही कहलवाने के लिए इतनी जो है कहानी बतानी पड़ी। अब देखो डेल्टा ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एल स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या हुआ, एल जितनी कम होगी डेल्टा ई उतना ही होगा। क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम जैसे कि इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल की डायमेंशन जितनी कम होगी, जितना छोटा होगा ये स्पेसिंग उतनी ज्यादा मिलेगी, हाँ मिलेगी सर, राइट। इफ एल इज स्मॉल डेल्टा ई इज मोर large, simple. That means the quantum mechanical system is small, the dimension is small, then the difference between two successive energy levels is large. If the dimension of the system is large, if you are increasing the dimension of the system, then delta E is large. Now look here, and now this is the quantum mechanics and this is the classical mechanics. Now go from quantum to classical, means if L is increases, look here, if L is increases, delta E decreases, delta E decreases, this implies tends to continuous energy levels
and simple. If L tends to infinite, delta E tends to 0. No spacing. Clear or not? Yes, sir. So everything is clear. इंटरव्यू ये जो पूछ रहा था कि डिफरेंस बताइए क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में, है ना? तो आपने कहा बिल्कुल बता लो, ये क्वांटम मैकेनिक्स का केस ले लो, बढ़ा दो डायमेंशन, पहुंचिए क्लासिकल मैकेनिक्स में, ये भी दिख भी रहा है यहां से, तो कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो मैंने क्या बोला था कि क्वांटम और क्लासिकल में डिफरेंस अगर कोई पूछता है तो वो जो बातें मैंने स्टार्ट में बताई, ये बातें किताबों में भी लिखी हुई हैं, बहुत सारे बच्चे यही जवाब देंगे, है ना? तो तुमसे क्या उम्मीद कर सकती है साइंस विजन के स्टूडेंट हो तो यही कि आप थोड़ा डिफरेंट जवाब दीजिए, उनको वो बातें बताइए ही बेसिक वाली, अब ये भी बताइए कि ये भी होता है, लो खुश हो जाएगा पूरा पैनल, ठीक है ना? तो खैर ये एक स्टार्टिंग थी क्वांटम मैकेनिक्स की, है ना? स्टार्टिंग में मतलब थोड़ा डिफरेंस को बताना, इसलिए ये सब मुझे बताना पड़ा, है ना? तो मेरे मानना ये है कि थोड़ा अप्रोच आप लोगों की थोड़ी सी लिटिल डिफरेंट तो होनी ही चाहिए, ठीक है? तो अब हम लोग जो है क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है? डिफरेंस अपने समझ ली, राइट? आगे बढ़े, किसी का कोई डाउट हो, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। पवन है आज? पवन, आवाज आ रही है मेरी? पवन कुमार, आवाज ही नहीं आ रही है क्या? बोलिए क्या? हेलो चलिए सर, टॉपिक आवाज सर आ रही है, अच्छा चलो। तो क्या बोल रहे थे तुम उस दिन कि पोस्चर ठीक है या नहीं है? मतलब मेरी हैबिट की ना इधर को मुंह करके पढ़ाने की, क्योंकि मेरे सामने कंप्यूटर स्क्रीन रखी है, तो यहाँ पर स्क्रीन पे सब दिखता है, तो मैं नजर कंप्यूटर स्क्रीन पे रखता हूँ। ऑफलाइन क्लास होती है तो नजर स्टूडेंट की तरफ रहती है, कैमरे भी वही है, हाथ मुड़ गए। एक मिनट, ये बाय चैट क्वेश्चन मार्क्स अलॉटमेंट, ओके। वेटेज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स marks allotment, okay. Mahadevan, it's a weightage of quantum mechanics in NET exam is 34 marks. I have explained already, okay. In NET exam it's a weightage 34 marks, right? And in section B 4 questions are, each question carry 3.5 marks, that means 14 marks. And in section C 4 questions are, and each question carry 5 marks, then it's a 20 marks, so total 34 marks. Is it clear? M Mahadevan, is it clear? Got it? तुम एक बार, हाँ, okay. I think if you should join the meeting, then the voice clear. अदर स्टूडेंट की आवाज आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही, दैट मींस जो है आपके इधर से नेटवर्क प्रॉब्लम है, जहां तक मुझे लगता है, तो आप इसको फर्दर ज्वाइन कीजिए। आई एम सजेस्टिंग यू फॉर rejoin meeting, then sound will be clear, okay.
So the topic is here. What is the wave function? Simple. वेव फंक्शन साई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड सिंपली इट्स डेफिनेशन इज represents the relient behavior of the particle in quantum mechanics system. You can know on it here. What is wave function? It is represented by the symbol psi and it represents the relient behavior of the particle in quantum mechanical system. There are different quantum mechanical systems. For example, the infinite stable potential, the hydrogen atom, harmonic oscillator, rigid rotator. Okay, right? And mathematically we can represent it like psi equals to a plus iota b equation 1. Simply it means it can real and imaginary part both. Okay, this is the real part and the imaginary part, and takes a complex conjugate, so this will be a minus iota b equation number 2. And now multiply psi star with psi, so psi star into psi, this is simply mod of psi square, and this will be purely real number. That means a square plus b square. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ये क्या है आपका रियल है एंड इसका अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, इसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड इक्वेशन 3 इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. And you are familiar with the probability. What is the probability and what is the difference? First of all, to know the probability. Okay, then you will be comfortable in probability density. Simple like the mass and the mass density, charge and the charge density, and so similar here, the probability and the probability density. Okay, you can say the expectation of the presence of the particle in the confined region, right? और इन जनरल प्रोबेबिलिटी है क्या? सिंपली एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पार्टिकल इन द गिवन रीजन, राइट? और वो जो गिवन रीजन है उस रीजन को आप क्या कर दें, समझ रहे हो? अगर मान लीजिए 1D का केस है तो उस लेंथ से उसको डिवाइड कर दें, जैसे कहते हैं यूनिट एरिया यूनिट वॉल्यूम, है ना? तो रीजन को आप कन्फाइंड कर दें, ठीक है? स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पर अच्छा रहेगा. स्पेसिफिक रीजन में अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, दैट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. So you can define the probability density, the expectation of the presence of the particle in the specific region, that is the probability density, and the expectation of the presence of the particle in any given region, that is the probability. Simple, right? तो ज्यादा डिटेल यहाँ पर कोई जाने की जरूरत है नहीं, तो इसको मैं रेज करता हूँ, ठीक है? आगे यहाँ पर बढ़ते हैं. बात आती है कि फंक्शन जो दिया होगा क्वांटम मैकेनिक्स में, आप याद रखना हमेशा इसको पहले नॉर्मलाइज कीजिए. अगर वे फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो आप उसको नॉर्मलाइज कर लीजिए. कैसे नॉर्मलाइज करते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पे जाएंगे, बट उससे पहले कुछ चीजें बता देता हूं. अब देखिए यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी है, उनको एक साथ हम सीक्वेंस में स्टडी कर लेते हैं, ठीक है? ताकि उनमें डिफरेंस क्या है ये भी समझ में आ जाए और इनफैक्ट वो हैं क्या वो समझ में आ जाए. तो वो कौन सी है, जैसे हम इनका यूज करेंगे. प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होती है. ये बड़े सिमिलर वर्ड हैं और स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं. इसलिए मैं क्या करता हूँ, जब क्वांटम पढ़ा रहा हूँ तो इनको मैं एक साथ पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए. हाँ, मैं उन्हीं को यहाँ लिखता हूँ. और देखिए यहाँ पर ये जो मेरी क्लास है ना, वो कंपटीशन अप्रोच के अकॉर्डिंग है. वो जो एमएससी में आपको थ्योरी दुनिया भर का जो पढ़ाया जाता है ना, उस हिसाब से बिल्कुल क्लास नहीं दूंगा. टोटली कंपटीशन अप्रोच से मैं यहाँ पर लेक्चर ले रहा हूँ. तो बहुत ज्यादा थ्योरी की उम्मीद मत करना मुझसे. मैं सीधे आपको कंसेप्ट बताऊंगा, उसको अप्लाई करना सीखूंगा और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उन्हें अटेम्प्ट करना है, वो ट्रिक्स बताऊंगा और मतलब जनरल मेथड बताऊंगा, उसके बाद में ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है ना? तो क्वांटम पढ़ाने का मेरा एकदम डिफरेंट तरीका है. चलिए, तो यहां पर देखिए हेडिंग डाल लीजिए प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड. प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है क्या? फिर अगला आता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. ठीक है, एंड देन प्रोबेबिलिटी
एंड देन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ई पे लिख लीजिए। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये एक साथ क्यों लिख रहे हो? एक साथ इसलिए लिख रहा हूं ना, इन्हीं में कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को। वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी में डिफरेंस नहीं समझते, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में डिफरेंस नहीं समझते, और तभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना। तो दिमाग कब चलता है? जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना। रास्ता क्लियर पता हो तो इंसान कंफ्यूज नहीं होता है ना, घर से निकलेगा अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। अब पता लगा उसको रास्ता नहीं पता है तो फिर वो भटके गया ना, इधर पूछेगा उधर पूछेगा, इसलिए कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या है? कुछ नहीं है, सिंपली जो आपका फंक्शन था उसका मॉडुलस ले लो, राइट। दैट इज ये आपका प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड होता है ना। बेस फंक्शन आपको पता है ना, ये क्या है? a प्लस आयोटा b, इसका कॉम्प्लेक्स का इसका मॉडुलस लेंगे तो ये भी आपका रियल नंबर बन जाएगा ना। जैसे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इक्वल टू x प्लस आयोटा y आप लिखते हैं, तो मॉडुलस इसका ले लें तो ये क्या बन जाता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं, है ना। तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर अगर आप लिखें, ये इनफेक्ट क्या होता है? अगर इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें, मतलब जेड स्टार इनटू जेड, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर भी तो वही कर रहे थे ना हम, है ना। तो ये इसका कॉम्प्लेक्स, इसका जो मॉडुलस ले लेंगे आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन, सॉरी, जब इसका मॉडुलस लेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? रियल नंबर बन जाएगा। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ज्यादा इसमें जाने की जरूरत है नहीं वैसे, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कुछ, बस बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाना जरूरी है, इसलिए मैं उतना ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब आता थी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये क्या है? इसके जो स्क्वायर ले कर लो, है ना। जो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड था उसका स्क्वायर कर दिया, वो आपकी क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ गई, है ना, साई स्टार साई। अब प्रोबेबिलिटी क्या है? दिस इज द इंपॉर्टेंट केस हियर। यहां पर हम जितना समय लगे उतना लगा दूंगा, यहाँ पर मैं पूरा लेक्चर भी लगा सकता हूँ प्रोबेबिलिटी के लिए, क्योंकि यही काम की चीज है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही सब कुछ है क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है ना, इसको पढ़ते हैं तरीके से। देखिए, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन भी लिख लो, लिख लीजिए यहाँ पर एक लाइन आप लोग लिखिए, मैं यहाँ पर ज्यादा मैं नहीं दूंगा। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में लिखिए, प्रोबेबिलिटी है, लिखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ पार्टिकल इन द गिवन रीजन। रीजन वो डिफाइन करेगा, वो कहेगा कि इस रीजन में पार्टिकल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। तो ये क्या है? एक तरह की उम्मीद है। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल इन ए गिवन रीजन, प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रेजेंस, वो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रेजेंस, हाँ, प्रेजेंस मतलब होने की, उपस्थिति की, होने की, उपस्थिति की, ये उपस्थित होने की उम्मीद, शुद्ध हिंदी में है पार्टिकल होने की एक उम्मीद जो है ना, वही गिवन रीजन, इन गिवन रीजन, रीजन वो डिफाइन कर देगा। ठीक है ना, राइट। चलिए, तो मैथमेटिक्स को लिखते हैं P इक्वल्स टू इंटीग्रल, राइट, साई स्टार साई इंटू डी टाउ, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए यहां पर जिस रीजन में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है उस रीजन की हमेशा लिमिट आपको दी होती है, मतलब वो रीजन आपको डिफाइन कर देगा। लिमिट दी नहीं होती, लिमिट हम वही लगाएंगे जिस रीजन में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। मतलब वो कहेगा कि एग्जांपल के तौर में बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए इनसाइड स्क्वायर पोटेंशियल है, 0 से L की लेंथ है, ठीक है। अब वो आपसे कहता है, और ये मान लीजिए क्या है, L/2 है। अगर वो आपसे कहता है कि L/2 से L की रेंज में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप लिमिट क्या लेंगे? लोअर लिमिट L/2 और अपर लिमिट L। अगर वो ये कहता है कि ये मान लीजिए कितना बनेगा, L/4 बनेगा। अब मान लीजिए यहां से यहां तक की पूछता है, यानी कि L/4 से L तक की पूछता है, तो लोअर लिमिट L/4 अपर लिमिट L, जिस रीजन में भी पूछेगा तो वो हम यहाँ पर लिमिट लगा देंगे। ठीक है, सिंपल, राइट। अब देखिए, अब डी टाउ क्या है, इसको समझ लीजिए अच्छे से, ये बहुत समझने वाली बात है। डी टाउ वॉल्यूम एलिमेंट है, तो डी टाउ ये क्या है आपका? वॉल्यूम एलिमेंट है। अब डी टाउ वॉल्यूम एलिमेंट है, तो ये अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग अलग तरीके से डिजाइन है। और यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स में मेनली दो ही कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके यूज में आएंगे,
आपको नीड होगी वो होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा स्फेरिकल। ठीक है, एमटी में तीनों आप यूज करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। तो यहाँ पर हम मेनली दो ही पढ़ते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल। तो दोनों में इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, तो लिखिए इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो डी टाउ है आपका, इसे हम कैसे लिखते हैं, dx dy एंड dz। ठीक है, ये 3D के केस में। 2D के केस में कैसे लिखेंगे, dx dy लिख लेंगे। 1D के केस में क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। ठीक है, तो वो सब यहाँ लिखाने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए, राइट। अब बात आती है लिमिट्स की, कि इनकी जो लिमिट्स हैं वो क्या होगी। तो जो जनरल लिमिट होती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। एक्स की जो रेंज होगी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो या तो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की डायमेंशंस दी होंगी, उसके अकॉर्डिंग आप लिमिट लगा दीजिए, अदरवाइज आप जनरल लिमिट का यूज करेंगे। वो जनरल लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होगी, एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी और जेड के लिए भी। हार्मोनिक ऑसिलेटर में यही जनरल लिमिट ली जाती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की आप रेंज लेंगे। ठीक है ना, यही ना। देखिए ये आपका एक्स, वाई और जेड 0, तो ये x मतलब इधर माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, जैसे एक्स वाई जेड तीनों में, है ना, राइट। नोट कर लिया। अब बात आती है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ये समझना बहुत जरूरी है, जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तब आपको इनकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना है, राइट। इसको मैं इरेज कर देता हूं, स्फेरिकल यहां पे लिख देते हैं। देखिए, अगर आपका स्फेरिकल का केस है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज इंपॉर्टेंट केस। डी टाउ जो वॉल्यूम एलिमेंट है, इसे क्या लिखते हैं, याद किसी को, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाई। ठीक है, और इसकी जो लिमिट्स होती हैं आप लोगों को पता ही होगा। बताइए, आर की लिमिट क्या होती है, 0 टू इनफाइनाइट। थीटा की लिमिट क्या होती है, 0 टू पाई। एंड फाई की लिमिट क्या होती है, 0 टू 2 पाई। ये लिमिट याद रखना। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जब भी दिया हो आप समझ जाइए, तो वहां आप कुछ लिमिट्स हैं, आर की लिमिट 0 से इनफाइनाइट, थीटा की 0 से पाई और फाई की 0 से 2 पाई लिमिट लगानी पड़ेगी, और वॉल्यूम एलिमेंट ये लगाना पड़ेगा। ध्यान रखना, गलती मत कर देना, इनका बहुत यूज होगा क्वांटम मैकेनिक्स में, इवन इसका यूज ईएमडी में भी बहुत होता है, जहां भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यहाँ जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको लिखते हैं तो इसे एक्स कामा वाई कामा जेड इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, और स्फेरिकल में मतलब इसके कोऑर्डिनेट देखिए कोई पॉइंट है, तो स्फेरिकल में क्या लिखेंगे, आर थीटा फाई, यानी कि 3 वेरिएबल यहाँ पर भी हैं, एक्स वाई जेड, और स्फेरिकल में आर थीटा फाई होते हैं। अब इसको अगर मैं यहाँ से मिला दूं तो ये क्या होता है, आर पोजीशन वेक्टर यही तो होता है, ये 0 से, ये है ना सेंटर 0 0। अब इसकी रेंज क्या है, इनफाइनाइट तक आप इसको जा सकते हैं। थीटा क्या होगा, दिस एंगल इज द थीटा, यहाँ से इसकी मैक्सिमम रेंज क्या है, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ तक 180 हो गया, और इसका प्रोजेक्शन ले लीजिए यहाँ पर, ये फर्श पे नीचे, तो ये जो एंगल होगा दिस इज अ फाई, इसका पूरा रोटेशन हो जाता है 360 का। तो इसीलिए इसकी लिमिट क्या है, 0 से 2 पाई, और थीटा की 0 से पाई, आर की 0 से इनफाइनाइट तक है। तो ये समझने वाली चीजें हैं, ये आपने यहाँ पर समझ लिया, राइट। अब आगे बढ़िए, देखिए बात करते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की। तो देखिए आपने समझा, अच्छा दूसरी बात क्या है, तो यह हो गया स्पेशल केस हो गया। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, स्पेशल केस ऑफ द प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इसका स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ये वाला क्या है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो है ना, इंटीग्रल मॉड ऑफ साई का स्क्वायर इंटू डी टाउ, या आप इसको इंटीग्रल रॉ इंटू डी टाउ लिख सकते हैं। तो देखो सिमिलरिटी समझ में आ रही है, तो ये चक्र समझिए, यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक आया। अब बात आती है आगे, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या है ना। तो मैं यहां पर ये बताना चाह रहा हूं कि ये चीजें किस तरह से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, उनको वो लिंक को समझिए, तब मजा आएगा क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, तो लिंक को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अब ये बात आती है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, है ना।
तो करंट डेंसिटी अब ये क्या होगी, बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वो वही प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी समझ बैठते हैं और सब मतलब जो है मिक्सअप करके खिचड़ी बन जाती है। तो देखिए अब इसको रटना नहीं है, रटना कुछ भी नहीं है, क्वांटम में तो बिल्कुल कुछ नहीं रटना है, सब फिंगर टिप्स रहेगा, है ना। कैसे, देखिए करंट डेंसिटी यहाँ पर इसके साथ कंपैरिजन कीजिए, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, ये जो करंट वर्ड है ये एक्स्ट्रा है, बात आ रही समझ में। ये जो वर्ड है करंट, यही तो नया है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका नाम जो दिया गया है ना करंट, कुछ तो बात होगी इसमें। अब बताइए वो क्या बात है कि इसका नाम करंट क्यों दिया गया है, इसका मतलब इसकी जो डेफिनेशन है अब यहीं से डिफाइन होगी, पकड़ लो, इसी बात को पकड़ लो। देखो करंट का मतलब क्या होता है, अगर मैं सिंपली पूछूं व्हाट इज द करंट, तो आप कहोगे फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, ये तो होती है। वायर में क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना, तो वहां करंट फ्लो होती है। तो करंट का मीनिंग क्या हुआ, फ्लो, राइट। अब यही फ्लो वाली बात यहां पर एप्लीकेबल है। देखिए मजेदार बात यह है कि आप एक बात मुझे बताइए, यहाँ आप फ्लो ऑफ करंट का मतलब फ्लो से है, तो यहाँ कहेंगे आप फ्लो ऑफ द प्रोबेबिलिटी या वेरिएशन इन प्रोबेबिलिटी, तो वेरिएशन इन प्रोबेबिलिटी और फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। बट कैसे, कैसे, ये बात समझने वाली है, क्यों है ऐसा, देखिए मैं समझाता हूं आपको, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, अब इसको समझो। वेरिएशन इन प्रोबेबिलिटी की स्टडी करना ही प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है। अब ये वेरिएशन हो क्यों रहे हैं, देखिए मैं आपसे कहता हूं कि ये आपका कोई क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं, सीधा क्वांटम मैकेनिक्स वैसे ही पढ़ो जैसी है, बिल्कुल फील आ जाएगा। 0 से L इसकी लेंथ है, ठीक, ये क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, इसके अंदर का पोटेंशियल है 0, ये पार्टिकल बेचारा यहाँ पर है, मतलब इस यहाँ से यहाँ तक की रेंज कहीं पर भी है, मान लो ऐसे मूव कर रहा है, इधर गया, इधर गया, इधर टकराया, इधर गया, बाउंड्री में पोटेंशियल इनफाइनाइट है, तो इसे क्रॉस करके जा नहीं सकता, नहीं जा सकता ना, ठीक है। जो इनफाइनाइट बाउंड्री में पोटेंशियल है, इसका मतलब सिंपल मीनिंग ये होता है कि पार्टिकल इसको क्रॉस करके इधर नहीं जा सकता, ठीक है ना। ये वैसा ही हाल हो गया जैसे कुआं देखा है आप लोगों ने, कुछ लोग गांव से होंगे तो उनको पता होगा, और वैसे भी आजकल तो मूवी में देख लेते हैं, तो कुएं होते हैं ना, अगर कुएं के अंदर आप किसी मेढक को डाल दो, मेढक तो देखा ही होगा, सुना तो होगा ही नाम, हाँ, उसको मेढक को कुएं के अंदर डालो तो बेचारा कितना भी कूद ले, है ना, इस बाउंड्री को क्रॉस करके तो नहीं जा सकता, तो उसे कहते हैं कुएं का मेढक। तो इसी उसमें रोटेट करता रहता है, घूमता फिरता रहेगा, तो कूदेगा, हायर स्टेट में जाएगा, फिर लोअर स्टेट में जाएगा, फिर हायर स्टेट में जाएगा, यही तो करता रहता है मेढक कुएं के अंदर, है ना। तो देखिए अब एक बात मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूं, सिंपल सी बात है कि भाई 0 से L की रेंज में पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और देखिए प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है कि रियल नंबर होती है, 1 होती है ना। और एक चीज और ध्यान रखना, जो वेव फंक्शन है उसका अकेले इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जब इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स के साथ अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या बन जाता है, दिस, और जो क्या होता है, रियल नंबर होता है, ये क्या होता है आपका, रियल नंबर होता है ना। तो अकेले इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, जब इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या बन जाता है, ये तो बनता है माइनस आयोटा बी के साथ में, तो ये नंबर बनता है और इसका अपना सिग्निफिकेंस है, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये पार्टिकल की जब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी भी आपका रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर है, तो ये जो नंबर है ये डिसाइड करेगा पार्टिकल के होने के चांसेस कितने हैं, मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या हो सकती है प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, स्पेशल केस ऑफ द प्रोबेबिलिटी, सिंपल, एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी विल बी 1, if the probability is the 1, this means there are 100% chances of the presence of the particle, and the minimum is the 0, if the probability is 0 that means there is no chances of the presence of the particle, if the probability is a 1 this means there are 100% chances of the presence of the particle, if
the value of the probability is a 0.5 means 50% chances. If 0.75, 75%. If 0.25, 25%. Simple. तो यही इसका सिग्निफिकेंस है. सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इट सिंपली इट रिप्रेजेंट्स द एक्सपेक्टेशन of the presence of the particle because it becomes a real number, right? अब now look here, if I am asking find the probability in the range 0 to L, so there are 100% chances because the particle cannot go outside this range, this boundary. So in this range 0 to L there are 100% chances of the presence of the particle either here इन दिस रेंज. पार्टिकल कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा. 100% चांसेस होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, है ना. तो इसका मतलब इस रेंज में प्रोबेबिलिटी आ गई. और देखिए दिस इज द एक्सिस, यानी स्पेस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में आप इस तरह से मूव कर रहे हैं. क्लियर है ना? अब देखिए, अब अगर हम ये कहते हैं कि 0 से L/2 की रेंज में प्रोबेबिलिटी बताइए. 0 से L/2 की रेंज में प्रोबेबिलिटी बताने का मतलब क्या हुआ? ये रेंज ले लिया आपने. तो इस रेंज अगर आप पूछ रहे हैं तो यहां पर अब दो केसेस हो गए, आइदर दिस साइड और दिस साइड. या तो पार्टिकल इस साइड होगा या पार्टिकल इस साइड होगा. तो 0 टू L पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी. इसका मतलब क्या होता है? 100% चांसेस. और इसका मतलब क्या हो गया? 50% चांसेस हो गए. होंगे कि नहीं होंगे बताइए? हाँ सर. क्लियर. अब अगर मैं ये कहता हूं नहीं भाई L/4 में बताइए, L/4 में, तो L/4 में 0 से L/4 में जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे? मतलब अप्रोक्सीमेटली 1/4. 25%. अब एक चीज ध्यान रखना है, यहां पर मैंने अप्रोक्सीमेट लगाया है और बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं सर अप्रोक्सीमेट क्यों लगा दिया, 1/4 ही होगी. बताइए क्या एग्जैक्ट 1/4 होगी या 1/4 से कम होगी या 1/4 से कुछ ज्यादा होगी या फिर 1/4 होगी? देखिए यहां पर मैंने जानबूझ के अप्रोक्सीमेट लगाया है. देख लीजिए, देखिए इन जनरल सब लोग यही समझते हैं कि 1/4 होगी, बट मुझ जैसा इंसान ये समझता है कि अप्रोक्सीमेट 1/4 होगी. और ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि ये अप्रोक्सीमेट 1/4 मैंने क्यों लिखा है. दिस इज द रियल क्वांटम मैकेनिक्स. जब ये बात समझ में आएगी जिस दिन ना, उस दिन आपको लगेगा हाँ क्वांटम क्या चीज है. ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर अप्रोक्सीमेट लगा के रखना. ठीक है, कुछ केसेस में ये 1/4 से कम आएगी, कुछ केसेस में 1/4 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी और कुछ केसेस में ये एग्जैक्टली 1/4 आएगी. और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस होगा, समझना. ठीक है, वो आगे की बात है जो हम आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. खैर, इसका मीनिंग क्या हुआ? अप्रोक्सीमेट 25%. फिर इसी तरह से और चले जाइए. इसका मतलब क्या हुआ? विद रेस्पेक्ट टू द स्पेस कोऑर्डिनेट देयर आर द वेरिएशन इन द प्रोबेबिलिटी और नॉट? टेल मी, is it clear? You are looking at the variation in the probability with respect to the space coordinate. Clear or not? Yes sir, clear. है ना? तो यही है प्रोबेबिलिटी कंडेंसिटी, जो किताबों में आप अब तक पढ़ते आए होंगे और अभी तक समझ में नहीं आया होगा. आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? अब हम क्या करेंगे? तो ये तो इसकी थ्योरी थी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की. इनफैक्ट है क्या? फील आपको होना चाहिए, फील के लिए ये बताया है. अब इसका फार्मूला क्या है उसकी बात मैं करता हूं. ठीक है, तो 10 सेकंड का टाइम मुझे दीजिए. एक तो समझ लीजिए, थ्योरी से फैमिलियर हुए. इसमें लिखना चाहो तो लिख लीजिए एक लाइन कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या है. लिखिए, इट रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन इन प्रोबेबिलिटी. एक लाइन लिख लीजिए, इट रिप्रेजेंट द वेरिएशन इन प्रोबेबिलिटी और इट रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, फ्लो ऑफ द प्रोबेबिलिटी है. अब देखिए इसकी बात करते हैं. देखिए इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे. ठीक है, अब देखिए कितना मजेदार फार्मूला यहां से निकल के आता है. इसको मैं इरेज कर देता हूं.
तो अब देखिए ये क्या है, फ्लो ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। फ्लो का मतलब मूवमेंट है ना, मूवमेंट का मतलब समझे ना, वेलोसिटी। तो ये जो है कहीं कहीं जो जे होगा, आप इसको लिख सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। अब इसका फ्लो हो रहा है यानी कि वेलोसिटी, ठीक है। अब ऐसा कहीं किसी बुक में नहीं लिखा है कि इसका जो फार्मूला आया है कहां से आया है, कैसे ड्राइव करोगे। ये मैं आपको इंटरलिंक करके जो एनालिसिस आया है उस एनालिसिस बता रहा हूं, लेकिन फाइनली मैं उसी फार्मूले पे आप लेके जाऊंगा जो इसका फार्मूला होता है, पर शुरुआत में यहां पर अपने तरीके से कर रहा हूं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वेरिएशन इन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो गया, और वेरिएशन इन प्रोबेबिलिटी हो गया, और फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हो बी इंटू दिस। अब देखिए समझने वाली बात, ये लिखा हुआ है ना, अब इधर जगह बना लेते हैं। देखिए एक बात है, क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल का क्या है, साइज बहुत छोटा है और मास भी बहुत छोटा है। आपने ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ा है। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में क्या होता है कि पार्टिकल जो है पार्टिकल की तरह बिहेव तो करता ही है, साथ ही साथ वो क्या करता है, वेव की तरह बिहेव करता है। यहां थोड़ा सा ड्यूअल का कंसेप्ट लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे कोई भी पार्टिकल है आपका, है? तो इस पार्टिकल अगर ये आपका ये मूव कर रहा है, मान लीजिए बी वेलोसिटी से, तो इसका जो मोमेंटम होगा पी इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, एम बी लिखोगे, और पी इक्वल टू एम बी ऐसे लिखते हो। अब हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है ना। पार्टिकल की तरह तो बिहेव तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो वेव को हम इन टर्म्स ऑफ द वेव वेक्टर के, मतलब इसका जो मोमेंटम लिखेंगे तो हम कैसे लिखते हैं, पी टू एच क्रॉस के, या आप ऐसे लिख सकते हो पी टू एच क्रॉस के लिख सकते हैं। बताइए, अब पार्टिकल वेव के इक्विवेलेंट है ना। तो एक फॉर इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसे इक्वेशन 2 दे दीजिए। दिस इंप्लाइज एम बी इक्वल टू एच क्रॉस के, आप लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बताओ। दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, एच क्रॉस के अपॉन एम, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3। तो ये जो फार्मूला निकल के आया था, इसमें बी की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर ए दे दीजिए। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन ए जे इक्वल टू क्या आ गया, एच क्रॉस के अपॉन एम। बोलो। हाँ सर। और मॉड ऑफ साई का मल्टीपल। स्क्वायर। अब आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, उसमें यही फॉर्मूला लिखा मिलेगा आपको, यही तो होता है। बोलो। डायरेक्ट फार्मूला ऐसे लिखा होता है। यहां पर समझाने के लिए मैंने आपको इस तरह से तो लिंक करके बता दिया, ठीक है, तो याद रहेगा आपको। इसका एक फॉर्मूला और लिखा होता, ये बताता है क्या, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताता है, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला और है, तो उसको भी आप लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए इसे कैसे लिखते हैं, इनको याद है, इन टर्म्स ऑफ द वेव फंक्शन, इसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके। बोलिए। किसी को याद तो बताइए, नहीं याद आ रहा है, चलिए। ये आपने पढ़ा होगा माइनस आई एच क्रॉस अपॉन 2m साई स्टार डेल साई ओवर डेल एक्स माइनस साई डेल साई स्टार ओवर डेल एक्स, ये होता है, ये भी एक फॉर्मूला होता है। हम इसकी बात करेंगे, इसको चाहे तो दूसरा नाम दे दीजिए, या मतलब इसको नाम
तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 4 दे दीजिए, इसको 4a दे दीजिए। अब बात आती है कि जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम किस टाइम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो अलग से एक नोट लिखवाऊंगा आप लोगों के लिए, है ना, जब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तब किस टाइम पर कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। है तो आप लोग फेमिलियर हुए इससे, प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के फार्मूले से, है ना। तो ये आपके बेसिक्स हैं, ये आपको बस अच्छे से आने चाहिए, ठीक है ना। अब एक लास्ट और बचा है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ठीक है। देखिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्वांटम मैकेनिक्स में। हेडिंग डालिए। अब ये क्या है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, पढ़ी होगी आप लोगों ने, बताइए। देखिए मैथमेटिकली जो इसको लिखते हैं वो सब बता देंगे और सबको पता होता है। इन जनरल क्या होता है मैथमेटिकली, यही होती है साई स्टार साई इंटू डी टाउ इक्वल टू 1। यहां पर लिमिट क्या लगा देते हैं जनरल, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ये फार्मूला किताबों में लिखा मिल जाएगा आप लोगों को, ज्यादातर आपको याद भी होता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। बट मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज क्यों करते हैं। अगर वेव फंक्शन आपका नॉर्मलाइज नहीं है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और ये क्यों कहा जाता है वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज, हम कहते नहीं नॉर्मलाइज, क्या दिक्कत। ये सारी बातें हैं छोटी छोटी, बट ये पता होनी चाहिए क्यों, है ना। यहां पर ये जो वाई वर्ड है ना, ये फिजिक्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट बना देता है। लेकिन हर जगह वाई करना भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ करना भी चाहिए, इसकी भी एक लिमिट होती है अपनी। तो अच्छा लगता है जब हम इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं, है ना। चलिए तो देखिए अब एक चीज ये बताइए, ये है क्या इनफैक्ट। अच्छा एक चीज मुझको और बताइए, क्या इसकी लिमिट हमेशा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ही होती है। जनरल लिमिट ये लिख दें हम, बोलो क्या हमेशा ये लिमिट होती है। एम महादेवन आप बताइए। Are we always take this limit minus infinite to plus infinite, always or not? What is the criteria to choose this limit? Any धीरज। सर अगर ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लेंगे ना तो पार्टिकल तो 100% उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होएगी ही होएगी। लेकिन अगर हम लोग माइनस प्लस इन्फिनिटी नहीं ले तो लेस देन 1 आएगी। जबकि 100% होनी चाहिए। अगर 100% होगी तभी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी होगी, और अगर वो लिमिट अगर वो नहीं रहा तो फिर 1 से कम आएगी, 100% से कम होगी प्रोबेबिलिटी। हाँ देखिए ये एक्चुअली है क्या, दिस इज द फार्मूला सिंपली रिप्रेजेंट फॉर द प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी का ही तो फार्मूला है, पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर नेसेसरी ये 1 के इक्वल है, यही तो है ना। तो दैट मीन्स द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इज द कंडीशन ऑफ द 100% प्रोबेबिलिटी, है ना, यही तो हो गया बिल्कुल भाई।
सिंपल है, ये क्या है, आप इसे लिख सकते हो अपने तरीके से। ये हो गया आपका कंडीशन ऑफ 100% प्रोबेबिलिटी, कंडीशन ऑफ 100% प्रोबेबिलिटी, सिंपल। आप मुझे ये बता दीजिए तो इसका मतलब क्या है, जैसे तुम बता रहे हो उसके अकॉर्डिंग तो ये हमेशा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ही जाएगी। धीरज सर ऐसा तो लगता है चाहिए RHS 1 यहीं है पे तो जाके यहीं पे जा मात खा जाओगे। काफी हद तक सही बोल रहे तुम, मैं अप्रिशिएट करता हूं, पर थोड़ा सा मतलब मैं जो पूछना चाह रहा हूं उसका जवाब थोड़ा सा डिफरेंट है। कोई और, एनीवन हेलो सर। एनीवन एल्स? हाँ बोलो हेलो सर। हाँ सर। हाँ बोलिए अगर बोलिए। रीजन डिफाइन है तो उस रीजन के अकॉर्डिंग तो हम लिमिट लेंगे ना। इनफाइनाइट पोटेंशियल वेक्टर कहते हैं 0 to L, रीजन डिफाइन है तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी 1 राइट, होगी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसका मीनिंग ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, नॉट रीजन। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, उस सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हो गए वहां, तो हमें डिफरेंट रीजन से मतलब नहीं है, बट हमें क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है उसकी डायमेंशन से हमारा मतलब है। यानी कि हम जो लिमिट लेंगे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की वो लेंगे एज पर डायमेंशन ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, क्योंकि उसकी अगर हम रेंज ले ली तो पार्टिकल उससे बाहर तो नहीं जा सकता ना। कोई भी पार्टिकल है वो है तो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के अंदर ही ना। तो अगर सिस्टम की हमने डायमेंशन चूज कर ली तो भी तो 100% प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा ना। तो जरूरी नहीं हम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लिमिट लें, आप इसकी जो लिमिट है वो चूज करें अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। और एक चीज और ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी की बहुत सारी लिमिट्स हो सकती हैं, यानी कि जितने जितने रीजन में प्रोबेबिलिटी पूछेगा उतने उतने रीजन, मतलब उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट रीजन में आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स आप डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स लेंगे प्रोबेबिलिटी की, बट फॉर द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन देयर इज ओनली द वन लिमिट, ओनली द सिंगल लिमिट, and that limit is the dimension of the quantum mechanical system, or in other words the limit is decided by the range of the wave function, and the range of the wave function will be always decided by the range of the dimension of the system. तो वेव फंक्शन की जो रेंज है, वेव फंक्शन कहां से कहां तक जा रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है कहां पर एंड हो रहा है, वही लिमिट होगी इसकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की। और हमेशा नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की एक ही लिमिट होती है जो डिसाइड होती है अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ द वेव फंक्शन, या फिर इस तरह से कहें अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। क्लियर? बट प्रोबेबिलिटी की बहुत सारी लिमिट्स हो सकती हैं, राइट? अब देखिए एग्जांपल लेते हैं इसका, एक एग्जांपल ले लीजिए आप। जैसे मान लीजिए आप इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल, आप सब लोगों का फेवरेट बन चुका है, थोड़ा थोड़ा मेरा, जीरो से इनफाइनाइट है ना, जीरो से एल मान लीजिए इसकी डायमेंशन है, इसके अंदर है पार्टिकल मूव कर रहा है, तो यहां पर जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बनेगी, अब ये केस भी क्या क्या है, वन डायमेंशन का केस है, तो इसके लिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या हो जाएगी, जीरो से एल साई स्टार साई इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 1, यही हो जाएगी। अब याद रखना अगर इसकी लिमिट में बदल दूं 2l कर दूं, मान लो ये एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 अगर मैं इसकी लिमिट बदल के 2l कर देता हूं, ठीक है, तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की लिमिट होगी वो क्या होगी, जीरो से 2l होगी। ओके, एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात क्या है, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अच्छा इसका यूज क्या है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या यूज, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का यूज करके आप क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं। याद रखना क्वांटम मैकेनिक्स में जब भी कोई वेव फंक्शन दिया हो तो आप पहले चेक करो वो नॉर्मलाइज है या नहीं है। जब वो नॉर्मलाइज होगा तो आप जब उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके
और इस तरह से वॉल्यूम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके जब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमेशा बन के यूकल आएगा। अगर वो बन के यूकल आ रहा है यानी कि ये इंटीग्रल यानी कि दिस ये जो है हमेशा बन के यूकल आएगा। अगर वो बन के यूकल आ रहा है दैट मींस वो नॉर्मलाइज है, अदरवाइज नॉर्मलाइज नहीं है। नहीं है तो आपको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो यूज है एक तो क्या है कि आप क्या करते हैं, जो वेव फंक्शन है उसको नॉर्मलाइज करते हैं इसका यूज करके। तो इससे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आप कैलकुलेट कर लेंगे और उस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को आप वेव फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो आपने कहेंगे कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज हो गया। यही इसका यूज है। और क्या है बताइए, यही है ना, यही आप करते आए हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये है, हम वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करते ही क्यों हैं? क्यों करते हैं नॉर्मलाइज? नहीं है फंक्शन नॉर्मलाइज तो दिक्कत हो गई। अब इसका जवाब आप क्या होगा? मान लीजिए क्वांटम मैकेनिक्स में उसने अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आपको दे दिया, तो क्या दिक्कत क्या है? उससे काम चला लो, नहीं चलेगा काम क्या? यही है असली मजा क्वांटम मैकेनिक्स का। क्यों क्यों कर रहे हैं नॉर्मलाइज? नहीं है नॉर्मलाइज तो क्या दिक्कत क्या है? बताओ। धीरज बताइए आप। यस सर। क्यों करते और हैं अगर नॉर्मलाइज? नॉर्मलाइज क्योंकि हमारा सर टारगेट होता है सर पार्टिकल तो कहीं ना कहीं तो होगा ना, एक पर्टिकुलर बाउंड्री कंडीशन तो होना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर बाउंड्री कंडीशन में उसका फाइंड आउट करने के लिए कि एग्जैक्ट पोजीशन पार्टिकल का क्या है, हमारा पर्पस बेसिकली यही है। जैसे अगर कोई ग्राफ ड्रॉ करेंगे यदि हम तो वो उसका शेप हमें पता चल जाएगा, जैसे ट्रायंगुलर आएगा या साइनसोइडल वेव आएगा, और कितने से कितने रीजन है ये किसका का नेचर शो करेगा ये पता चल जाएगा अगर नॉर्मल है तो। नहीं, ग्राफ किसमें प्लॉट करेंगे? किसमें प्लॉट करेंगे? नहीं सर, मतलब जैसे कि स्क्वायर वेल पोटेंशियल है 0 to L अगर लिए तो इसमें हमें ये पता चल जाएगा अगर नॉर्मलाइज है तो पार्टिकल इसके अंदर में कहीं ना कहीं होगा ही होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो फिर सर तो वो डिफाइन तो हुआ ही नहीं, मतलब कि भाई क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। हाँ ये बात ठीक है। और यही बात मतलब मैं जानना आप लोगों से कहलवाना चाह रहा हूँ एक्चुअली है क्या। देखिए यहाँ पर क्या है, एक तो ये समझ लीजिए आप जब फिजिकली एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन जब पढ़ेंगे तो वहां ये कहा जाता है कि द वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज्ड, है ना। और है ना, तभी वो वेव फंक्शन फिजिकली एक्सेप्टेबल होगा। फिजिकली एक्सेप्टेबल का मतलब क्या है कि वो ऑथेंटिक वेव फंक्शन कहलाएगा। लेकिन ये थ्योरेटिकली ये बात ठीक है, बट इसका मतलब क्या हुआ, ये बात समझ में तो नहीं आई ना। क्यों है ऐसा होना चाहिए फिजिकली एक्सेप्टेबल, मतलब क्यों होना चाहिए ऑथेंटिक? नॉर्मलाइज है तभी ऑथेंटिक क्यों होगा? नॉर्मलाइज नहीं तो ऑथेंटिक क्यों नहीं होगा? एक्चुअली इसकी असल वजह क्या है, वो ये है कि अगर मान लीजिए वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो आपको पता है ना, जब आप वेव फंक्शन नॉर्मलाइज करते हैं तो दैट इज आपकी उसकी क्या लगते हैं, इनिशियल और फाइनल लिमिट लगाते हैं। भाई ये बात है ना कि वेव फंक्शन को जब आप नॉर्मलाइज करते हैं तो इनिशियल फाइनल लिमिट लगाते हैं। और वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है इसका मतलब क्या है कि आपने इनिशियल और फाइनल लिमिट लगा के ही उसे नॉर्मलाइज किया होगा ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है इसका मीनिंग ये हुआ कि जो सिस्टम है उसकी डायमेंशन आपको पता है। या फिर इस तरह से कहें कि जो वेव फंक्शन की रेंज है कि वेव फंक्शन कहां से स्टार्ट हुआ और कहां पर वो एंड हुआ, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स पता है, मींस आपको बाउंड्रीज पता है। और बाउंड्रीज पता होना बहुत जरूरी है। अगर बाउंड्रीज ही नहीं पता है तो आप किसकी एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करेंगे? आप एक बात बताइए, एक स्टेटिस्टिक्स अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर पार्टिकल है, तो जो पार्टिकल की रेंज होगी भाई वेव फंक्शन की रेंज होगी। तो एटलीस्ट आपको बाउंड्री तो पता होना चाहिए ना कि पार्टिकल इस रेंज से इस रेंज तक है। अब उन दोनों रेंजेस के बीच में आप कुछ भी कैलकुलेट कर लो, हम अपनी स्टेटिस्टिक्स लगा आपको डेटा दे देंगे। तो आपने रेंज डिफाइन नहीं की तो कहां से निकाल लोगे डेटा? आप नहीं निकाल सकते ना। इसीलिए कहा जाता है द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, द इनिशियल एंड फाइनल बाउंड्रीज, द बाउंड्रीज शुड बी वेल डिफाइंड। बाउंड्रीज शुड बी वेल डिफाइंड मींस द वेव फंक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां पर एंड हो रहा है। स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट ऑफ द वेव फंक्शन शुड बी क्लियर
And if the points are clear, if the boundaries are clear, if the starting and end points are clear, means the initial and final limits are clear. And if these are clear, then apply that limit and normalize it. And if it is already normalized, then it means the boundaries are clear. If boundaries are clear, then everything is well. Everything is okay. Otherwise, nothing okay. है ना? क्लियर है ना? बात आई समझ में? फील आया ना? देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा मजेदार एग्जांपल है। देखिए, मान लीजिए अभी राइट नाउ जो भी टाइम हो रहा है, कितना बज रहे हैं? 3:35 हो रहे हैं PM। अब मान लीजिए BBC से एक न्यूज आती है, ठीक है, और कहते हैं कि एक आतंकवादी, एक टेररिस्ट एक बॉम्ब लेके निकल पड़ा है और उसको अरेस्ट किया जाए, अदरवाइज बॉम्ब फोड़ सकता है। मतलब सिर्फ इतनी न्यूज आए तो पूरी दुनिया की पुलिस, या मान ली इंडिया का एग्जाम्पल लो, इंडिया को लो, अपने इंडिया को ऐसा करेंगे, अरे एग्जाम्पल समझ लो, तो हर जगह की पुलिस ये कंफ्यूज हो जाएगी कहां से निकला है। कम से कम वो ये कहेगी कि बाउंड्री तो बताओ कहां से निकला है, तभी तो उसे अरेस्ट करेंगे। अब पूरी दुनिया में आपने बोल दिया कहीं भी निकल पड़ा, मतलब क्या हुआ? आप उसे पकड़ ही नहीं पाओगे। यू कैंट फाइंड एनी इंफॉर्मेशन। बट इसकी बजाय जो अभी इंफॉर्मेशन आपको दी गई, इसकी बजाय अगर ये इंफॉर्मेशन दी जाती कि एक आतंकवादी पाकिस्तान बॉर्डर से निकला, उससे पंजाब बॉर्डर से निकला है, और इसको बॉर्डर को और क्लोज कर दो, पंजाब एंड जम्मू, पंजाब एंड जम्मू बॉर्डर से निकला है, तो पंजाब एंड जम्मू बॉर्डर का मतलब ये जो कठुआ पड़ा है ना, वहां का रीजन रहेगा कहीं पे। कठुआ वहीं पे पड़ता है, पठानकोट, शायद उधर के कुछ लोग होंगे तो समझेंगे, पठानकोट ये रीजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने ये पंजाब एंड जम्मू अगर बॉर्डर अगर आपने मेंशन कर दिया, तो उसका मतलब यहाँ के पास का जो रीजन है ये ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप इस रीजन को ब्लॉक कर दीजिए, और मान लीजिए अभी उसको निकले हुए अगर 10 मिनट हुए हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि 10 मिनट में वो कितनी फास्ट दौड़ सकता है। एकदम से एरोप्लेन तो मिल जाएगा उसको, है क्यों? एरोप्लेन की सुविधा है नहीं, वो शायद कोई ना कोई स्कॉर्पियो लेके ही भाग रहा होगा या व्हाटएवर जो भी है। कितना भी भाग ले बेटा तू, आप पूरा बॉर्डर सील कर दो, यहीं पे कन्फाइंड हो जाएगा वो। तो बाउंड्रीज का क्लियर होना बहुत जरूरी है ना? तो वही है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, राइट। अब हम बात करेंगे इसके कुछ मैथमेटिकल टूल्स हैं। वो मैथमेटिकल टूल्स जो है जिनका यूज होगा क्वांटम मैकेनिक्स में, राइट, तो उनकी बात करेंगे, एंड देन हम इसकी कुछ जो है प्रॉब्लम्स को आगे करेंगे, ठीक है। तो अभी टाइम कितना हो रहा है? थोड़ी देर के बाद में आपकी मैथमेटिकल फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होगी। तो अब ये बताइए, उसमें फिर ज्यादा समय चाहिए, मैथमेटिकल टूल्स और फिर प्रॉब्लम्स को आगे मुझे बढ़ाना है। तो ऐसा करता हूं, मैं आज की क्लास में रखता हूं, ये मैं थ्योरी बेस्ड क्लास रहेगी, यानी इसमें आपने थ्योरी सीखी। कल हम इसके मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे और इन प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना? ऐसा कर लें? हाँ, तो ऐसा ही कर लेते हैं कि आज हमने थ्योरी पढ़ी, इसको समझा, कल इसके टूल्स पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करना है, और प्रीवियस ईयर में जो जो प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करना है ना, वो हम अटेम्प्ट करेंगे। तो वो हम कल के लेक्चर के लिए करते हैं, ठीक है ना? आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। और मैथमेटिकल फिजिक्स की क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है, अभय त्रिपाठी सर हैं, ठीक है, इसरो से आए हुए हैं, और वो आपको पढ़ाएंगे। स्पेशलाइजेशन है उनका मैथमेटिकल फिजिक्स में, और आज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट होगी। तो मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पिछले बैच को भी पढ़ा चुके हैं, तो आप उनकी क्लास को अपने आप लोग एंजॉय कीजिए। तो क्लास याद रखना, देखिए मैं थोड़ा सा पहले छोड़ दे रहा हूँ, तो राइट टाइम 4 PM पर आपकी क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगी, राइट टाइम, यहाँ पर कोई डिले नहीं होगा। तो सभी लोग राइट टाइम 4 PM पे आ जाएं, क्योंकि क्लास को मैं 15 मिनट पहले अभी छोड़ा हूँ, ठीक है ना? तो अभी 15 मिनट है आपके पास, आप अपना चाय वगैरह जो भी पानी वगैरह पीना हो पी लीजिए,
राइट टाइम 4 बजे आपकी क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है सर, जैसे हाँ, अभी इस 15 सर ये जो जैसे अभी ये जो 15 मिनट का गैप मिला, इसमें क्या डेटा हम ऑफ करके फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा या कैसे? ना कोई न, आप ऐसा कीजिए, आप अपनी मीटिंग को इस समय ऑफ कर दीजिए, एंड अच्छा, मीटिंग मीटिंग ऑफ करके, कर दे। हाँ आप अभी हाँ। क्विट कर जाइए, तो आपका 15 मिनट का डेटा बच जाएगा, ठीक अच्छा है। अच्छा, समझ और गया एक सर। हाँ चीज मैं आपको एक आइडिया और दे देता हूँ, जो न्यू स्टूडेंट हैं वो समझ लें। हाँ सर। लगभग जो 1 GB डेटा आपका होता है, हाँ जो 1 GB डेटा है, ये आपका चलता है 1 आवर अराउंड चलता है, कभी कभी 1.15 आवर भी चल जाता है। तो अगर 4 घंटे की अगर क्लासेस आप डेली अटेंड करेंगे तो आपको 4 GB डेटा चाहिए होगा। ठीक है 2 सर। घंटे की क्लास के लिए कम से कम 2 GB डेटा चाहिए होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अपना स्टेटिस्टिक बने, आपको टाइम हो रहा है अपना एक पैक जो है इंटरनेट पैक आपको एक्टिवेट करवाना पड़े, है ना। और वो आप लोग आजकल तो वैसे देखिए 1.5 GB तो सबको वैसे भी मिलता है, हाँ किसी की कुछ लोगों का 2 GB डेली का डेटा होता ही है, तो उसको थोड़ा सा बढ़ाना है आपको, ठीक है ना। और मुझे एक चीज और बताइए, आप ये हमारा जो एप्लीकेशन है ये कैसा काम कर रहा है, आप लोग कंफर्टेबल है इसमें? हाँ सर, ठीक चल रहा है सर। है ना, यहाँ पर विजिबिलिटी एकदम क्लियर है, लेटर्स एकदम क्लियर दिख रहे हैं, है ना। मेरी जी, आवाज भी आप लोगों तक क्लियर आ रही है ना एकदम से, आ रही है सर। और आप लोगों की आवाज तक क्लियर आ रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी खास बात इसकी ये है कि अभी इस समय ये लाइव क्लास चल रही है, तो लाइव क्लास में आप हम मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, है ना। तो इसमें ये सब बेनिफिट है कि जो ऑफलाइन क्लासेस हुई थी, तो ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, ऑफलाइन क्लास में जो है डायरेक्ट कर पाता है ना, क्वेश्चन पूछ पाता है, राइट। तो यहाँ पर भी वही है, एग्जैक्ट हम लोग वही फैसिलिटी आपको दे रहे हैं। अब ये है कि आप अपने घर पे बैठे हो, हम यहाँ पर हैं, इतना है ना। बट आप कम्युनिकेशन तो हमसे कर पा रहे हैं ना, समझ तो है ना सब कुछ। अच्छा, जी तो ये लाइव क्लास है, लाइव क्लास में डायरेक्ट कम्युनिकेशन है आपका टीचर के साथ, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, राइट। दूसरी बात ये है कि इसकी जो है रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ये जो क्लास अभी चल रही है इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये जो रिकॉर्डिंग है, ये लेक्चर हमारे सर्वर पर सेव हो जाएगा। अब इसका लिंक हर स्टूडेंट को भेज दिया जाएगा, यानी कि आपको डायरेक्ट लाइव क्लास तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर का बैकअप भी मिलेगा। और ये बैकअप आपके पास रहेगा 6 महीने तक, 1 साल तक आपके पास रहेगा। आप आराम से घर पे बैठ के इनको देखो, यानी कि डायरेक्ट लाइव क्लास भी कीजिए, और जो है इनको जब भी आपके पास टाइम होगा तो घर पे बैठ के आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके सर। राइट, यानी क्लियर। अगर तो यानी कि आपको हाँ वीडियो सर, बैकअप भी मिलेगा, ठीक है ना। थैंक हाँ, यू सर। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए। निकिता, निकिता मेरी आवाज आ रही है? निकिता ने ज्वाइन किया है अभी। चलिए, बाकी किसी को कोई कुछ पूछना है तो पूछिए, जो डाउट किसी का। चलें क्लास को फिर ऑफ करें थोड़ी देर के लिए। यस सर। हाँ चलिए, फिर आप लोग 4 बजे जो है ज्वाइन कीजिए, ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स क्लास होगी, ओके।